आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है सिनेप्सिस का पूर्ण होना यह बतलाता है कि कोशिका ने निम्न प्रावस्था में प्रवेश ले लिया था। ए जाइगोटिन, बी पैकेटिन, सी डिप्लोटिन, डी डाइकाइनेसिस। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए जाइगोटिक। सिनेप्सिस जो है वो मुख्य रूप से अर्धसूत्री विभाजन का एक चरण है। अर्धसूत्री विभाजन का एक चरण है सिनेप्सिस, जो कि यह बताता है कि जो जाइगोटिन जो अवस्था है उसमें प्रवेश ले लिया था। और मुख्य रूप से जो कोशिका का जो विभाजन जो होता है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता है माइटोसिस, दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन, तीसरा होता है एमाइटोसिस। तो यह जो सिनॉप्सिस जो है वो मुख्य रूप से अर्धसूत्री विभाजन का ही एक चरण होता है, जिसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम जो होते हैं, क्रोमोसोम के बीच एक संरचना विकसित करता है जिसे सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। और सिनेप्सिस की जो अवस्था होती है वो मुख्य रूप से इस तरीके से होती है, जब 2 क्रोमोसोम इस प्रकार से उसकी संरचना होती है। तो यहाँ पे जो संरचना बनती है वो कहलाती है, ये जो संरचना होती है वो कहलाती है सिनेप्टोनॉर्मल कॉम्प्लेक्स। जाइगोटिन जो अवस्था होता है, जाइगोटिन अवस्था को समरूप गुणसूत्रों का जोड़ी का अवस्था कहा जाता है। समरूप गुणसूत्रों का जोड़ी का गुणसूत्र की जोड़ी कहा जाता है, जो कि सिनेप्सिस कहलाता है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, जीन विनिमय होता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए समजात गुणसूत्रों के अवहनी भुजाओं के बीच। जीन विनिमय जो होता है वह मुख्य रूप से समजात गुणसूत्र के अवहनी भुजाओं के बीच में होता है। और जीन विनिमय की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या होता है कि नर व मादा दोनों के गुणसूत्र के कुछ भाग जो हैं वो आपस में अदला बदली हो जाते हैं, जिसे जीन विनिमय कहा जाता है, जो कि मुख्य रूप से पूर्वावस्थान या स्थूल पट अवस्था में होता है, जो मुख्य रूप से क्रॉसिंग ओवर या स्थूल पट अवस्था में होता है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, हिस्टोन प्रोटीन किस अवस्था में संश्लेषित होता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी एस अवस्था में। अब है अगला, एजाइट तथा साइनामाइड रोकते हैं। तो ये किसको रोकते हैं? तो ये प्रोफेज को रोकते हैं। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी प्रोफेज। अब है अगला, G1S तथा G प्रावस्था होती है। तो ये इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए इंटरफेस। G1S और G जो अवस्था होती है उसे इंटरफेस कहा जाता है। अब है अगला, M अवस्था का सबसे लंबा अवस्था होता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है प्रोफेज। अब है अगला, यदि आपको प्याज का मूलाग्र कक्षा में दिया गया हो तथा उसके कोशिकाओं में स्थित गुणसूत्र की संख्या को गिनने के लिए कहा जाए, तो आप कौन सी अवस्था इसके लिए चुनना चाहेंगे? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी मेटाफेज। मेटाफेज जो होता है वो एक ऐसी अवस्था होता है जिसमें गुणसूत्र की जो संख्या होती है उसे गिना जा सकता है। अब है अगला, विनिमय होता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए पैक्टिन में। जीन विनिमय जो होता है वो पैक्टिन जो अवस्था होती है उसमें होती है और क्रॉसिंग ओवर में होती है। अब है अगला, सूत्री विभाजन कोशिका द्रव्य विभाजन से भिन्न होता है क्योंकि इसमें। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी केंद्रक का विभाजन होता है क्योंकि। अब है अगला, पैक्टिन
किस समय काल में होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए अर्धसूत्री विभाजन के समय। पैक्टिन का जो समय काल है या पैक्टिन जो अवस्था है वो मुख्य रूप से अर्धसूत्री विभाजन में होता है। अब है अगला, काइजमेटा निर्मित होता है, तो ये निर्मित होता है डिप्लोटिन अवस्था में। अब है अगला, सूत्री विभाजन में गुणसूत्र का द्विगुणन होता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी पश्च पूर्वावस्था में। अर्धसूत्री विभाजन की प्रथम मध्यावस्था में सेंट्रोमियर क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विभाजन होकर पृथक नहीं होते हैं। फिर है तर्क तंतु गुणसूत्र के किस भाग से जुड़े रहते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी सेंट्रोमियर। गुणसूत्र का वह भाग जहां पर गुणसूत्र विनिमय होता है, तो इसका सही आंसर है हमारा काइजमेटा। गुणसूत्र की संख्या कब आधी होती है? तो एनाफेज फर्स्ट में। फिर है अर्धसूत्री विभाजन किस में होता है? तो ये होता है पराग मात्र कोशिकाओं में। अब है अगला, तुर्क तंतु किससे बंधने होते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए प्रोटीन से। फिर है युग्मन के समय गुणसूत्र के मध्य युग्मन होता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी समजात गुणसूत्र के मध्य। फिर है जंतु कोशिकाओं में तर्क तंतुओं का निर्माण किससे होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए सेंट्रियोल। सिनेप्टिकल जटिल का निर्माण कब होता है? तो ये होता है जाइगोटिन के समय। अब है अगला, किसी तत्व के ऑक्सीजन के साथ बने यौगिक को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑक्साइड। ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन के साथ बनने वाले जो यौगिक होते हैं वो कहलाते हैं ऑक्साइड। जैसे कि सोडियम ले लेते हैं। सोडियम का जब हम ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराएंगे तो बनेगा सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, पे Na2 हो जाएगा तो सोडियम ऑक्साइड। तो इस प्रकार से जुड़ के क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो ये ऑक्साइड कहलाएंगे। यहाँ पे कोई भी धातु आ सकती है। अब है अगला, अम्ल में कौन सा पदार्थ मिलाने से लवण तथा जल बनते हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए क्षार। अब अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अदहनशील है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किस लवण का जलीय विलयन क्षारीय होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट। एक अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण पर उत्पन्न होता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी H2O। फिर है अगला, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए जलीय विलयन में जो हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं वे होते हैं अम्ल। या अम्ल की जो परिभाषा है वो क्या होगा कि जो पदार्थ जलीय विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। फिर है प्रबल अम्ल क्षार वह होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी जो जल में अधिक आयनित होते हैं। अब है अगला, उदासीनीकरण क्रिया में, तो उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है, लवण तथा जल बनते हैं। उदासीनीकरण की जो प्रक्रिया है वो कब होती है? तो जब अम्ल और क्षार की क्रिया कराई जाती है तब लवण बनता है, ठीक है। जब अम्ल और क्षार की क्रिया कराई जाती है तब यहाँ से बनता है लवण और जल के अणु बनते हैं। अब है अगला, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन क्षार को उदासीन कर देता है क्योंकि इसमें, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयन होते हैं। अब है अगला, फास्फोरस को अधिक ऑक्सीजन में जलाने पर होने वाली क्रिया का रासायनिक समीकरण है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी 4p + 5O2 एरो 2p2O5 + ऊष्मा। अब है अगला, शीशे का रासायनिक संकेत है, तो शीशे का रासायनिक संकेत है Pb। अब है अगला, वह पदार्थ जिसमें प्रोटॉन प्रदान करने की प्रवृत्ति होती है कहलाता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए अम्ल। अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है उनके, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी आयनन की मात्रा पर। अब है अगला, समुद्री भूकंप तरंग को कहते हैं, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए सुनामी।
अब है अगला, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है। नाइट्रोजन जो है वो लगभग 78.08% तक पाई जाती है, जो कि और बाद नाइट्रोजन जो है वो सबसे अधिक वायुमंडल में पाई जाती है 78.08%। उसके बाद होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होता है 20.95% और आर्गन जो होता है वो होता है 0.93%। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न। किसी परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है तथा नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 7 है, तो इस परमाणु का द्रव्यमान संख्या का मान होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 14। अब है अगला, पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पोटेशियम परमैंगनेट का रासायनिक सूत्र है KMnO4। अब है अगला, बायोस्फीयर का परिक्षेत्र है लगभग। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, समुद्री सतह से 6000 मीटर नीचे तथा 6000 मीटर ऊपर। अब है हमारा अगला प्रश्न, ओजोन उपस्थित है, तो ओजोन जो है वो वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में उपस्थित है। अब है अगला, निम्न में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक ठंडा है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, मीसोस्फीयर। अब है अगला, निम्न में से कौन से प्रदूषण के कारक हैं? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। भौतिक प्रदूषक, रासायनिक प्रदूषक और जैविक प्रदूषक, ये सभी क्या हैं? प्रदूषक के एक कारक हैं। अब है अगला, सबसे कम प्रदूषक है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन CO2। अब है अगला, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से स्थायी रूप से क्रिया करती है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, CO। अब है अगला, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, एडवर्ड टेलर ने। अब है अगला, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, एडवर्ड टेलर ने। अब है अगला, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, दोलक द्वारा। अब है अगला, गैस इंजन की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, डैमलर ने। अब है अगला प्रश्न, हीरा चमकदार दिखाई देता है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण। अब है अगला, निम्न में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, बिस्मथ। अब है अगला, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, वेबर। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, ऊर्जा संरक्षण पर। अब है अगला, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, ऑप्शन बी, नौ संचालकों द्वारा। अब है अगला, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, बढ़ जाता है। अब है अगला, कमरे को ठंडा किया जा सकता है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। अब है अगला, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, अनुप्रस्थ तरंग। अब है अगला, डेसिबल होता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, एक ध्वनि स्तर का मापन। अब है अगला, प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, निर्वात में। अब है अगला, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होती है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, वैसे ही रहती है। अब है अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, किरीट भाग। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से उठने वाली जो सौर ज्वाला जो होती हैं वह सोलर फ्लेयर कहलाते हैं। सोलर फ्लेयर कहलाते हैं और सूर्य की सबसे ऊपरी सतह जिसे किरीट कहते हैं वो दिखता है। वो भाग जो चंद्रमा के द्वारा ढक नहीं जाता वही भाग चमकता है और वही सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। अब है अगला, सूर्य ग्रहण कब होता है? अब है अगला प्रश्न, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, प्रतिपदा पर। सूर्य ग्रहण जो होता है वो मुख्य रूप से
तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। जब चंद्रमा जो है वो चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है और पृथ्वी पर छाया डलता है, तब इस अवस्था में सूर्य के जो प्रकाश होते हैं वो पूरी तरीके से आंशिक रूप से ढक लेता है और इस परिस्थिति में सूर्य ग्रहण होता है। भौतिक विज्ञान की दृष्टि से जब सूर्य पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ठीक है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, तब चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए ढक जाता है। तब क्या होता है, ये सूर्य का प्रकाश इस तरीके से जब पड़ता है तो ये चंद्रमा के कारण उसका जो उसमें क्या होता है, कुछ समय के लिए ढक जाता है और इसी घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्योंकि जो पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है, और चांद जो है वो पृथ्वी की, और जो चांद होता है वो पृथ्वी की करता है, तो कभी कभी सूरज और धरती के बीच में आ जाता है। तो क्या होता है, चांद इस तरीके से गति करता है और पृथ्वी जो है वो इस तरीके से गति करता है सूर्य का। तो कभी ना कभी एक दूसरे के परिक्रमा करते हुए क्या होता है कि चांद जो है वो सूरज और धरती के बीच में आ जाता है और फिर सूर्य ग्रहण जो है वो हो जाता है। अब है अगला, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, रोमर ने। अब है अगला, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, तरंग एवं कण दोनों के समान। फिर है, मृग तृष्णा बनने का कारण है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग तृष्णा क्या होती है? तो मृग तृष्णा वह होती है जैसे कि कोई वृक्ष है, जैसे कि कोई रेगिस्तान में कोई पेड़ है और वहाँ पे किनारे में हमें जब पानी की तरह कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है और वास्तविक में जब जाकर देखा जाता है तो वहाँ पे पानी नहीं होता, तो ये कहलाता है मृग तृष्णा, जो कि अधिकतर रेगिस्तानों में बनती है। जो किसके कारण बनती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होती है तब यह बनता है मृग तृष्णा, जिसका तात्पर्य क्या होता है? झलावा या धोखा। अब है अगला, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, हीरे से कांच में जब आता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अब है अगला, किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी प्रतीत होती है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, अपवर्तन के कारण। अब है अगला, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। अब है अगला, वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, धूलकण। अब है अगला, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, प्रकीर्णन के कारण। अब है अगला प्रश्न, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट पर। अब है अगला, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है? तो यह कहलाता है हमारा ऑप्शन बी, त्रिक बिंदु। किसी द्रव का वाष्पीकरण होता है, उसके तापमान क्या होगा? तो घटेगा। फिर है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणु क्या होंगे? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, अणुओं की क्या हो जाएगी? चाल बढ़ जाएगी। अब है अगला, इसमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, डिग्री सेल्सियस।